channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter that is Forest and Wildlife Resources. तो हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें रिसोर्सेज के बारे में पढ़ लिया था एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. तो लेट्स स्टार्ट. वी शेयर प्लैनेट विद अदर लिविंग बीइंग्स. जो हम अपना प्लैनेट है, अर्थ है, अदर लिविंग बीइंग्स के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं. जैसे हम एनिमल्स के साथ शेयर करते हैं, बर्ड्स के साथ एंड फ्लोरा एंड फ्योना के साथ शेयर करते हैं. दिस इंटायर हैबिटेट दैट वी लिव इन हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी. जो हमारा हैबिटेट है, जो हमारी अर्थ है, वो क्या है, हमारा हैबिटेट है. और वहां पर क्या है, इमेंस बायोडाइवर्सिटी. इट मींस दैट बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना है. We human along with all living organism form a complex web of ecological system. हम human beings and जो other animals हैं वो क्या बनाते हैं, इकोलॉजिकली वेब बनाते हैं. इट मीन्स दैट वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हैं. जैसे ग्रास को क्रैब खाता है और क्रैब को आगे फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल खाती है. तो वो क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट है. और हम जो ह्यूमन बीइंग है उसका एक छोटा सा पार्ट है हमारी अर्थ का. ओके, तो नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी क्या होती है. इट मींस दैट वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड द मैक्रो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंस. तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, जहां पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं और वो क्या है, वो एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी, जैसे ग्रास को क्रैब खाता है, क्रैब को फ्रॉग और फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को ईगल. वो क्या है, एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है. ओके, मेंटेन इकोलॉजिकली बैलेंस. ये इकोलॉजिकली बैलेंस बना के रखती है जिससे जो किसी एनिमल की पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होती. तो बैलेंस बना के रखते हैं. प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, फ्यूल एंड शेल्टर्स, plants and microorganisms purify air, maintain water quality and improve soil fertility. जो एनिमल्स हैं हमें क्या देते हैं, फूड देते हैं, प्लांट हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, हमें ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं जिससे जो बहुत ही जो डेंजरस जो डिसीजेस होती हैं उनसे हम लड़ सकते हैं. जैसे हम कैंसर के एक डिजीज के लिए हम एक प्लांट का यूज करते हैं, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी एयर होती है, हमारे वाटर होता है, उसे प्यूरिफाई करते हैं. एंड जैसे मान लीजिए किसी एनिमल की डेथ होगी और उसमें बहुत सारे डिकम्पोज, वो जो बॉडी थी वो डिकम्पोज होने लगी, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगी जिससे क्या होगा, वो बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाएगी और क्या करेगी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगी. तो जो सभी है वो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है एंड सभी जो हमारा इकोलॉजी है उसको बैलेंस करके रखते हैं. एंड फ्लोरा एंड फ्योना क्या होते हैं, प्लांट लाइफ ऑफ रीजन एंड एनिमल लाइफ ऑफ रीजन रिस्पेक्टिवली. जो फ्लोरा होता है वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं एंड द फ्योना क्या होता है, एनिमल्स होते हैं. इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री इन बायोडाइवर्सिटी. जो हमारा इंडिया है वो क्या है, रिचेस्ट कंट्री है इन द बायोडाइवर्सिटी. क्यों है, मान देखो, जो हमारा नॉर्थ है, जो नॉर्थ है उसमें हिमालय है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलेगी. वहां का फ्लोरा एंड फ्लोरा अलग हो क्योंकि क्लाइमेट की वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से वहां पर हिमालयस है. और वेस्ट और ईस्टर्न घाट का क्या है, उसमें डिफरेंट क्लाइमेट है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फ्योना मिलेगी. और नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट मिलेगा एंड डेजर्ट एरिया में डिफरेंट मिलेगा एंड प्लेन एरिया में डिफरेंट मिलेगा. तो क्या है, हम क्या है, रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है इन द वर्ल्ड. मैनी स्पीसीज आर स्टिल अनडिस्कवर्ड. ऐसी कुछ स्पीसीज हैं जो अभी तक अनडिस्कवर्ड है. एंड दीज आर एसेंशियल फॉर डेली लाइफ एंड इकोलॉजिकल लाइफ. जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो क्या करती है, इकोलॉजी को बैलेंस करके रखती है. एंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी दीज रिसोर्सेज अंडर स्ट्रेस. तो हमने इतना इन रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया है, इतना हमने एनिमल को डिप्लीट कर दिया कि अब ये स्ट्रेस में है. कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे टाइगर है, वो क्या है, अभी एक्सटिंक्ट हो गए हैं. किसकी वजह से हुए, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही हुए हैं. नेक्स्ट है वैनिशिंग फॉरेस्ट. ये क्या है, डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया इज अ मेजर कंसर्न. ट्री कवर 79.42 मिलियन कवर्स 24.16% इंडिया जियोग्राफिकल एरिया. तो क्या है, जो हमारा इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगलों को काटा जा रहा है. एंड ट्री कवर कितना है,
एंड 79.42 मिलियन हेक्टेयर है एंड 20 टोटल कितना है 79.42 मिलियन हेक्टेयर है। इंडिया कितना कवर्ड है फॉरेस्ट से 24.16% है जोग्राफिकल एरिया फ्री कवर। डेंस फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारा 12.2% एंड ओपन फॉरेस्ट एरिया कितना है 9.14% एंड द मैंग्रोव्स कितने हैं 0.14%। मैंग्रोव्स क्या होते हैं जो समुद्र में जो समुद्र होता है ओशंस होते हैं डेल्टाई रीजन होते हैं यहाँ वो जहां पर ओशन से होते निकलते हैं वो पेड़ वो कौन से होते हैं वो मैंग्रोव्स होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू SFR 2015 dense forest increased by 3,775 square kilometer since 2013 due to conservation measure, better management and plantation program। ये हमारे जो इंडिया है उसके ये फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है कितना फॉरेस्ट कवर है हमारे इंडिया में कितना है 24.16% है 24.16% है। एंड डेंस फॉरेस्ट कितना है घने जंगल कितने हैं 12.2%। ओपन फॉरेस्ट कितना है 9.14% एंड द मैंग्रोव्स कितने हैं 0.14%। एंड SPR जो 2015 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फॉरेस्ट है अंडर वो एरिया इंक्रीज हुआ है क्यों हुआ है किसकी वजह से हुआ है कंजर्वेशन मेजर जो हमने हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं कंजर्वेशन मेजर फॉर द फॉरेस्ट better management and the plantation programs। I hope you understand। It's a fact। आप अपने आंसर में डालिए इस फैक्ट को। It enrich your answer। Next है categories of species on the basis of IUCN। ये एनिमल्स की स्पीसीज हैं जैसे कुछ स्पीसीज नॉर्मल है कुछ एक्सटेंट हो गई कुछ खत्म होने की कगार पर है वो सभी के बारे में उनके डिफरेंट नेम्स हैं उनको डिफरेंटली कैटेगराइज किया गया अकॉर्डिंग टू IUCN के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट वन इज नॉर्मल स्पीसीज। नॉर्मल स्पीसीज कौन सी होती हैं whose population level is normal जिसका पॉपुलेशन लेवल क्या है नॉर्मल है जैसे कैटल हो गए काउज होगी एंड साल एंड आल्सो हम डॉग्स भी कह सकते हैं जिनका पॉपुलेशन क्या नॉर्मल है। नेक्स्ट है इंडेंजर स्पीसीज। इंडेंजर स्पीसीज कौन सी हैं स्पीसीज इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन वो ऐसी स्पीसीज हैं जो अभी है तो सही बट वो खत्म हो जाएंगी इन फ्यूचर। एग्जाम्पल कौन सी है ब्लैक बक इंडियन राइनो। द वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी होती हैं टू बिकम इंडेंजर इन द नियर फ्यूचर्स वो क्या है वो नियर फ्यूचर्स में अभी उनकी संख्या ऐसी है कि अब जो फ्यूचर आएगा उसमें खत्म हो जाएंगी। तो कौन सी हैं ब्लू शीप एंड गैंगेटिक डॉल्फिन। रेयर स्पीसीज कौन सी हैं स्पीसीज विद वेरी स्मॉल पॉपुलेशन जिसकी स्पीसीज की पॉपुलेशन बहुत ही स्मॉल है जो एक डिफरेंट एरिया में ही पाई जाती हैं वो कौन सी है रेयर स्पीसीज। एग्जांपल डेजर्ट फॉक्स एंड द हॉर्नबिल। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज स्पीसीज फाउंड इन ओनली पर्टिकुलर एरिया एग्जांपल निकोबार पिजन। तो ऐसी स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं वो क्या होती हैं एंडेमिक स्पीसीज। एग्जांपल है निकोबार पिजन। तो एक्सटिंक्ट स्पीसीज कौन सी हैं जो अभी खत्म हो गई हैं जो सर्च करेंगे तो मिलेगी नहीं तो वो एग्जांपल कौन सी है पिंक हेडेड डक। नेक्स्ट है एशियाटिक चीता। ये थोड़ा छोटा सा पैरा आपकी बुक में अबाउट द एशियाटिक चीता। सो फास्टेस्ट लैंड मैमल्स सबसे तेज दौड़ने वाला मैमल है रन अप टू 112 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर आवर में कितना दौड़ सकता है 112 किलोमीटर। आइडेंटिफाइड बाय टी ड्रॉप शेप्ड ब्लैक लाइंस फ्रॉम आईज टू माउथ। तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो टी ड्रॉप शेप्ड लाइंस होती हैं फ्रॉम आईज टू माउथ। अर्लियर फाउंड अक्रॉस अफ्रीका टू एशिया बिकम एक्सटिंक्ट ड्यू टू लॉस ऑफ हैबिटेट डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन 1952। पहले अफ्रीका और एशिया में पाया जाता था बट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ हैबिटेट वो अभी खत्म हो गए हैं और उनको कब एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था 1952 में। तो हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज के बारे में हमने पढ़ा नॉर्मल स्पीसीज कौन सी होती हैं जो नॉर्मली मिलती है उनकी जो पॉपुलेशन है अच्छी खासी है। एंड इंडेंजर स्पीसीज कौन सी होती हैं जो भी खत्म हो सकती हैं। एंड वल्नरेबल स्पीसीज जो फ्यूचर में खत्म हो जाएगी। एंड रेयर स्पीसीज जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं। एंड एंडेमिक स्पीसीज जो पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं और एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो अभी खत्म हो गई हैं। कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं उनकी इतनी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसके क्या कारण है।
तो expansion during colonial period, forests were cleared for railway, agriculture, commercial, forestry, mining activities and promoted exploitations of forest for economic gain. तो क्या है, ये बताया गया जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, जो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी हमारे इंडिया में, तो जो फॉरेस्ट थे वो क्लियर किए गए. क्यों किए गए? फॉर द रेलवे एक्सपेंशन, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन के लिए, एक फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए. एंड द ब्रिटिश पॉलिसी प्रमोट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर इकोनॉमिक गेन. उनकी पॉलिसी थी कि हम फॉरेस्ट को क्लियर कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक गेन. क्यों किए गए थे? क्यों जो डिप्लीशन थी इतना हुआ इन द ब्रिटिश इरा? क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनकी पॉलिसी थी कि हम फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करेंगे ऑन द नेम ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, माइनिंग एक्टिविटी, रेलवे एक्सपेंशन के लिए. नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एक्सपेंशन. बिटवीन 1951 to 1980 more than 26,200 किलोमीटर ऑफ लैंड फॉरेस्ट लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो लोगों की डिमांड एग्रीकल्चर की वो बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट थे वो क्लियर किए गए फॉर द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन. एंड 1951 to 1980 में मोर देन 26,000 जो किलोमीटर हेक्टेयर क्या फॉरेस्ट है वो क्लियर किए गए. किसके लिए? एग्रीकल्चर एरिया के लिए. शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मोस्टली वाइडली यूज की जाती है. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो क्या होती है, वे कुछ एरिया वो फॉरेस्ट क्लियर करेंगे और उसमें एग्रीकल्चर करेंगे. आफ्टर सम टाइम वो एरिया छोड़ देंगे क्योंकि वो अभी अनफर्टाइल है. आफ्टर सम टाइम जब आएंगे तो फिर क्लियर करेंगे और उनमें एग्रीकल्चर करेंगे. ओके, एंड इसको स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है, उसमें हमने खेती की और उसको सब जो फसल हार्वेस्ट करने के बाद उसको हमने जला दिया उस एरिया को, एंड अब वो क्या हो गया, अब अनफर्टाइल है, अब फर्टाइल होगा. आफ्टर सम टाइम उसमें फिर आएंगे और उसमें फिर एग्रीकल्चर करेंगे. तो वो क्या है, स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी. तो फॉरेस्ट पॉलिसी के क्रिटिसिज्म क्या है? फर्स्ट वन इज इनरिचमेंट प्लांटेशन. उन्होंने ऐसे प्लांट को प्लांट किया जो थी उनके सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए थे, और उन्होंने जो नेटिव इंडिया की वेजिटेशन थी उसको क्लियर कर दिया, रिमूव कर दिया, जिससे क्या हुआ, डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी हुई. एग्जाम्पल कौन से हैं, उन्होंने कौन से कमर्शियल स्पीसीज को इंडिया में लिख रहा है, वो थी टीक, मोनोकल्चर एंड द चिर पाइन, जिसने क्या रिप्लेस किया, नेटिव वेजिटेशन को रिप्लेस कर दिया. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड डिफोरेस्टेशन, उन्होंने डिफोरेस्टेशन किया इंडिया में जो था सिंस 1951 में 5,000 से ज्यादा फॉरेस्ट को कट किया ऑन द नेम ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट. उन्होंने क्या सेटअप किया, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट वन इज माइनिंग. तो सबसे पहले तो क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ. डिफोरेस्टेशन होगा तभी तो वहां पर माइनिंग एक्टिविटी होगी, जिससे क्या हुआ, बहुत सारे जो एनिमल्स थे उनको उनका जो हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय किया गया. एंड माइग्रेशन रूट्स, बहुत सारे लोगों ने वहां से माइग्रेट करना शुरू कर दिया. एग्जाम्पल है बुक्सा टाइगर रिजर्व, थ्रेटन्ड बाय डोलोमाइट माइनिंग. इसमें क्या है, ये डोलोमाइट माइनिंग है, किसके लिए खतरा है, बुक्सा टाइगर रिजर्व के लिए. एंड इसने बहुत सारे जो माइग्रेशन रूट है उनको भी ब्लॉक कर दिया है. ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ग्रेजिंग होने से क्या हुआ है, जो फॉरेस्ट है उनको बहुत ही नुकसान हुआ है. नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड द कॉन्फ्लिक्ट. फॉरेस्ट एंड उनका कॉन्फ्लिक्ट. फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. फॉरेस्ट हमें बहुत सारे लकड़ियां फूल वुड यूज प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, एंड बहुत सारे उनको जो लोग हैं उनको लाइवलीहुड भी देते हैं. These resources support industrial growth and urban development. Different groups have different interests led to conflict over forest use and the conservation. तो different लोग हैं, उनके इंटरेस्ट भी डिफरेंट हैं. कोई कहता है कि इनको यूज करना है फॉर द लाइवलीहुड, कोई इनको कहता है कंजर्व करना है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो उनसे क्या हुआ, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होने से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है. नेक्स्ट है हिमालय यू इन ट्रबल. ये क्या है, एक स्पीसीज है, ये खतरे में क्यों है. सबसे पहले ये कहाँ मिलती है, हिमालय एंड अरुणाचल प्रदेश में. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये मेडिसिन प्लांट है जो किसको ट्रीट करता है, कैंसर के डिसीज को ट्रीट करता है. टेक्सचुअल केमिकल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बार्क, नीडल्स, ट्विनिंग्स एंड द रूट्स. जो ये मेडिसिन प्लांट है, इस जो इनके जो रूट्स हैं, लीव्स हैं, इन सब से कौन सा केमिकल निकालते हैं, टेक्सचुअल केमिकल्स यूज फॉर कैंसर डिसीज, बेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग्स. ये सबसे ज्यादा सेल होने वाली क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है.
एंड ओवर एक्सप्लोटेशन फॉर द मेडिसिन प्रोडक्शन, इसकी क्या हुई है, ओवर एक्सप्लोटेशन हुई है फॉर द मेडिसिन पर्पस। एंड हमने पार्ट 1 बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फ्लोरा एंड फ्योना के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के बारे में अकॉर्डिंग टू IUCN। एंड हमने पढ़ा कॉलोनियल एंड उसके पॉलिसीज के बारे में ऑन द नेम ऑफ द फॉरेस्ट एंड उनकी क्रिटिसिज्म भी देखा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।